नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों व्यक्तित्व से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं उनको अलग अलग पार्टों में मैंने विभाजित किया है। इसमें आपको परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, विशेषता, प्रकार एवं वर्गीकरण से संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। आगे की वीडियो में आपको जितने भी सिद्धांत हैं व्यक्तिगत से संबंधित आते हैं उन सभी के प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको इस पार्ट को देखोगे तभी आपको अगला पार्ट समझ में आएगा। तो इस पार्ट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिन प्रश्नों को समझाने लायक होगा उन प्रश्नों को समझाया भी जाएगा, तो स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा का पर्सनैलिटी शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्सनैलिटी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? आप सभी को पता है, व्यक्तित्व होता है, और इसी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। क्या अभी तक आपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या आपका स्तर है, किस प्रकार के अभी तक आपने प्रश्न पढ़े हैं, तो यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इन 40 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो आपको अंत में बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। चलिए अब बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा पर्सोना। अब पर्सोना का अर्थ क्या होता है? तो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा या फिर नकाब। एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं, अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी अर्थ होता है व्यक्तित्व, और यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा या फिर नकाब। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। निर्माण के बारे में पूछा गया है, परिवार, विद्यालय, समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा परिवार। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत परिवार में होती है तथा समाज बालक के व्यक्तित्व का निर्माण पूर्ण करता है। यानी कि शुरुआत तो परिवार में होती है लेकिन पूर्ण कौन करता है? समाज करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर परिवार होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में व्यक्ति किस पर आधारित होता था? सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। प्राचीन काल में व्यक्ति के बारे में पूछा गया है कि ये किस पर आधारित होता था? सर्वांगीण विकास पर, शारीरिक रचना पर, दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्राचीन काल में पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा शारीरिक रचना पर होगा। प्राचीन काल में व्यक्ति शारीरिक रचना पर आधारित होता था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में व्यक्ति किस पर आधारित होता है? सर्वांगीण विकास पर, शारीरिक रचना पर, दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हमने जाना प्राचीन काल में व्यक्ति शारीरिक रचना पर आधारित होता था, यहाँ पर आपको आधुनिक काल में बताना है। तो राइट आंसर हमारा सर्वांगीण विकास होगा। आधुनिक काल में व्यक्ति सर्वांगीण विकास पर आधारित होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर अब परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है? यहाँ पर आपको बताना है किसने कहा है या फिर किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। वाटसन, रास, फ्रायड या फिर गिलफोर्ड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गिलफोर्ड। याद रखिएगा, गिलफोर्ड द्वारा कहा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है? यहाँ पर आपको बताना है किसके अनुसार या फिर किसके द्वारा कहा गया। आलपोर्ट के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, रास के अनुसार या फिर बोरिंग के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है? यहाँ पर पूछा गया है या फिर यहाँ पर कहा गया है कि हम जो करते हैं वहाँ व्यक्तित्व है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? वाटसन, वुडवर्थ, रास या फिर गिलफोर्ड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वाटसन। याद रखिएगा, वाटसन द्वारा कहा गया या फिर इनके अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, ये वाटसन द्वारा कहा गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
किसके अनुसार व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ किसके अनुसार कहा गया? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, केम्प या फिर वैलेंटाइन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा केम्प। याद रखिएगा, केम्प के अनुसार व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है? यहाँ किसके द्वारा कहा गया? आइजैक के द्वारा कहा गया, डेसिल, केम्प या फिर बोरिंग के द्वारा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बोरिंग। बोरिंग के द्वारा कहा गया कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? यह किसके द्वारा कहा गया? बोरिंग, वैलेंटाइन, फ्रायड या फिर आलपोर्ट? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन द्वारा कहा गया कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है? यह किसके द्वारा कहा गया? वाटसन, रास, आलपोर्ट या फिर केटल द्वारा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आलपोर्ट। याद रखिएगा, आलपोर्ट द्वारा कहा गया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा? यह किसके द्वारा कहा गया? केटल, डेसिल, केम्प या फिर बोरिंग? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा केटल। याद रखिएगा, केटल द्वारा कहा गया है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थितियों में क्या करेगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है? बोरिंग के अनुसार कहा गया, डेसिल, आइजैक के अनुसार या फिर आलपोर्ट के अनुसार? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डेसिल। याद रखिएगा, डेसिल के अनुसार कहा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है? यहाँ पूर्णता का प्रतीक है। कौन सा दृष्टिकोण है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्यक्तित्व की परिभाषाओं के 3 दृष्टिकोण हैं। कितने हैं? 3। दार्शनिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्री दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा दृष्टिकोण है जो व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है और यहाँ पूर्णता का प्रतीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर दार्शनिक दृष्टिकोण। याद रखिएगा, दार्शनिक दृष्टिकोण व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है और यहाँ पूर्णता का प्रतीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए इन तीनों दृष्टिकोणों के बारे में हम जानेंगे। कौन सा दृष्टिकोण सबसे उचित दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, यदि आप दिमाग लगाएंगे तो राइट आंसर लगा सकते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा होगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वैज्ञानिकता पाई जाती है, तो इससे आपको पता करना है कि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें सबसे उचित दृष्टिकोण है ये, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है, इसलिए हम व्यक्तित्व को सामाजिक प्रवाह कह सकते हैं? कौन से दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है? वैसे तो प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्री दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में समाज की बात हो रही है, सामाजिकता की बात हो रही है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? समाजशास्त्री दृष्टिकोण होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, वह गुण जो बालक या व्यक्ति को अपने माता पिता या
पूर्वजों से मिलता हो उसे क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाता है? वातावरण, मनोवैज्ञानिक कारक, वंशानुक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वंशानुक्रम। क्या कहलाता है वो? वंशानुक्रम। वह गुण जो बालक या फिर व्यक्ति को अपने माता पिता या फिर पूर्वजों से मिलता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। और ये प्रमुख कारक है या फिर व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वातावरण, वंशानुक्रम और मनोवैज्ञानिक कारक। याद रखिएगा ये 3 कारक हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बालक का विद्यमान खेल का मैदान, समाज, परिवार आदि कारक किसके अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर आपको बताना है खेल का मैदान, बालक का विद्यालय, समाज, परिवार आदि यह कारक किसके अंतर्गत आते हैं? वातावरण, मनोवैज्ञानिक कारक, वंशानुक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। साधारण सा प्रश्न है ये, वातावरण के अंतर्गत आते हैं। बालक का विद्यालय, खेल का मैदान, समाज, परिवार और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत बालक की रुचि, अभिवृद्धि, अभिक्षमता आदि आते हैं? वातावरण, मनोवैज्ञानिक कारक, वंशानुक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? मनोवैज्ञानिक कारक। देखिए वह गुण जो बालक या व्यक्ति को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिले उसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। वातावरण के अंतर्गत बालक का विद्यालय, खेल का मैदान, समाज और परिवार आता है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वातावरण के अंतर्गत आते हैं। और बालक की रुचि, अभिवृद्धि, अभिक्षमता ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये किसके अंतर्गत आते हैं? मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रायड है, वुंट है, स्किनर है या फिर पावलाव है? तो राइट आंसर होगा हमारा फ्रायड। याद रखिएगा मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जन्मदाता फ्रायड है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्ति के जीवन के कितने वर्ष व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण माने हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्ति के जीवन के कितने वर्ष व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण माने हैं? प्रारंभिक 1 वर्ष, प्रारंभिक 5 वर्ष, प्रारंभिक 10 वर्ष या फिर प्रारंभिक 15 वर्ष? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा प्रारंभिक 5 वर्ष। मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक 5 वर्ष व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण माने हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर दोनों में से एक नाम आएगा, दोनों वैज्ञानिकों के नाम एक साथ नहीं आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चारों विकल्प है, हिप्पोक्रेटस, स्किनर, क्रेस्मर या फिर आलपोर्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा क्रेस्मर। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेस्मर ने वर्गीकृत किया है। साथ ही सेल्डन ने भी दोस्तों व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर ही वर्गीकृत किया है। तीनों ने 3 प्रकार बताए हैं। याद रखिएगा व्यक्ति को शारीरिक संरचना के आधार पर 3 वर्गों में इन्होंने वर्गीकृत किया है। दोनों के 3 वर्ग अलग अलग है, लेकिन यदि प्रश्न में पूछा जाए कि व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है, चाहे वो क्रेस्मर आ जाए वहाँ पर या फिर सेल्डन आ जाए, दोनों ही उत्तर आपके सही रहेंगे। लेकिन दोनों उत्तर एक साथ नहीं देंगे, अलग अलग चारों विकल्पों में आपको आंसर मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेस्मर ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कितने भागों में वर्गीकृत किया है। क्रेस्मर ने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। याद रखिएगा, साथ में आपको ये भी याद रखना है कि क्रेस्मर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। कौन कौन से 3 प्रकार, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पिकनिक प्रकार, दूसरा है एथलेटिक प्रकार, तीसरा है एंथेनिक प्रकार। ये 3 प्रकार बताए हैं क्रेस्मर ने। इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि पिकनिक प्रकार क्या होता है, एथलेटिक प्रकार क्या होता है और एंथेनिक प्रकार क्या होता है। सबसे पहले हम पिकनिक प्रकार के बारे में जानेंगे। इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका कद छोटा, शरीर भारी, मोटा, गोलाकार एवं अधिक चर्बी वाला होता है, क्योंकि ये हंसी मजाक करने वाले तथा घूमने फिरने वाले होते हैं और ये खाने के शौकीन तथा वर्तमान में जीने वाले होते हैं। कौन? पिकनिक प्रकार वाले व्यक्ति। अब बात करते हैं एथलेटिक प्रकार। एथलेटिक प्रकार में कौन से व्यक्ति आते हैं? इसमें शरीर ना तो अधिक लंबा होता है और ना ही अधिक छोटा होता है। इनका शरीर मजबूत, ताकतवर, बलवान एवं
सुडोलकाय होता है, क्योंकि इनका स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण होता है और यहाँ सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये ना तो ज़्यादा चंचल होते हैं और ना ही ज़्यादा उदासीन होते हैं। कौन, किसके बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति के बारे में। अब हम तीसरे प्रकार के बारे में जानेंगे, एस्थेनिक प्रकार। इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका शरीर दुबला पतला होता है, अतः वे कमजोर और चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। ये कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। कौन, एस्थेनिक प्रकार वाले व्यक्ति। और ये दिवा स्वप्न अधिक देखते हैं, इसी कारण ये छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ हो जाते हैं और यहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व से भी दूर रहने की प्रवृत्ति तथा दिवा स्वप्न अधिक रखते हैं। कौन, किसके बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, एस्थेनिक प्रकार के बारे में। तो इन तीनों प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया। तो तीनों प्रकार के बारे में आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा क्रेस्मर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको 3 प्रकार बताए थे, तीनों प्रकार आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक। ये 3 प्रकार बताए थे। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं है क्रेस्मर का। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, कोलेरिक। कोलेरिक क्रेस्मर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस व्यक्तित्व को पुष्टकाय व्यक्तित्व या फिर सुडोलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपने उन तीनों प्रकार को अच्छे से सुना होगा तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इन तीनों प्रकारों में एक जगह आपको बताया था कि इनका शरीर मजबूत, ताकतवर, बलवान एवं सुडोलकाय होता है। तो यदि आपने ध्यान दिया होगा तो ही आप यहाँ पर राइट आंसर लगा सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, एथलेटिक प्रकार। जो एथलेटिक है दोस्तों, इसे ही पुष्टकाय व्यक्तित्व या फिर सुडोलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को साइकोआइड या फिर गोलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इन तीनों प्रकारों में आपको बताना है। यहाँ पर मैंने इसके बारे में नहीं बताया, यदि मैं वहीं पर इसके बारे में बता देता तो आप यहाँ पर इस प्रश्न को इग्नोर कर देते, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर तीनों विकल्पों में आपको बताना है, चारों विकल्पों में, कि किस व्यक्ति को साइकोआइड या फिर गोलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार, एस्थेनिक प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पिकनिक प्रकार। याद रखिएगा, पिकनिक प्रकार के व्यक्ति को साइकोआइड या फिर गोलकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस व्यक्तित्व को क्रस्काय, जियोआइड या फिर लंबकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार, एस्थेनिक प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा एस्थेनिक प्रकार। एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति को क्रस्काय, जियोआइड या फिर लंबकाय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, उनको याद कर लेना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है। जब क्रेस्मर की बात हो रही थी दोस्तों, तभी मैंने आपको बता दिया था कि क्रेस्मर और शेल्डन ने दोनों ने ही व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा है और दोनों ने ही 3 ही प्रकार बताए, लेकिन तीनों ही प्रकार अलग अलग हैं। तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, शेल्डन और क्रेस्मर दोनों ने ही शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है और तीनों ने ही 3 भाग बताए हैं, लेकिन अलग अलग बताए हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। अब इनने 3 भाग कौन कौन से बताए हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये 3 प्रकार बताए हैं। देखिए इसमें आपको ज़रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और एस्थेनिक प्रकार को अच्छे से याद कर लिया है तो यहाँ पर आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिकनिक प्रकार ही गोलाकार है, एथलेटिक प्रकार ही आयताकार है और एस्थेनिक प्रकार ही लंबाकार है। क्योंकि गोलाकार शेल्डन द्वारा वर्गीकृत यह प्रकार क्रेस्मर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता है। आयताकार की बात करें तो यह शेल्डन द्वारा वर्गीकृत यह प्रकार क्रेस्मर के एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता है और लंबाकार भी एस्थेनिक प्रकार से मिलता जुलता ही है। तो यदि आपने उन तीनों प्रकार को याद कर लिया तो यहाँ पर गोलाकार, आयताकार और लंबाकार को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों ही जो क्रेस्मर द्वारा जो 3 भाग बताए थे उसी से ही मिलते जुलते हैं, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
कौन सा सेल्डन के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जो सेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, उनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, इसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है, जिसके बारे में अभी आपको मैं बता चुका हूँ। गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये 3 प्रकार बताए हैं सेल्डन ने। एथलेटिक ये सेल्डन के शारीरिक प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके प्रकार है? सॉरी, ये किसका प्रकार है? ये क्रेस्मर का प्रकार है, जो कि 3 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? पिकनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और एस्थेनिक प्रकार। ये 3 प्रकार के किसने बताए हैं? क्रेस्मर ने बताए हैं। और गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, ये 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? सेल्डन के द्वारा बताए गए हैं। तो इन दोनों बातों का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, गोलाकार व्यक्तित्व को सेल्डन ने और क्या नाम दिया है, या फिर और किस नाम से पुकारा है गोलाकार व्यक्तित्व को सेल्डन ने? देखिए 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। इन तीनों प्रकारों का सेल्डन ने एक और प्रकार बताया, यानी कि एक और इनका नाम है। उस नाम के बारे में पूछा गया है इस प्रश्न में। गोलाकार व्यक्तित्व को सेल्डन ने और क्या नाम दिया है? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो याद रखिएगा विस्रोटोनिया, जो गोलाकार व्यक्तित्व को सेल्डन ने विस्रोटोनिया भी कहा है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो इसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पर अब आपको आयताकार व्यक्तित्व के बारे में बताना है। इसको भी सेल्डन ने दूसरा नाम दिया है। वो क्या है? विस्रोटोनिया है, सोमेटोटोनिया है, या फिर सेरिब्रोटोनिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन तीनों प्रकार जो बताए हैं, इन तीनों प्रकारों का नाम दिया है सेल्डन ने दूसरा, उसके बारे में पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सोमेटोटोनिया। याद रखिएगा आयताकार व्यक्तित्व को सेल्डन ने सोमेटोटोनिया के नाम से भी कहा है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला होगा। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी प्रकार का। लंबाकार व्यक्तित्व को सेल्डन ने और क्या नाम दिया है, या फिर और किस नाम से कहा है लंबाकार व्यक्तित्व को सेल्डन ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेरिब्रोटोनिया। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया, गोलाकार को विस्रोटिनिया कहा है, उसके बाद आता है आयताकार, उसको सोमेटोटोनिया कहा है, और लंबाकार को क्या कहा है? सेरिब्रोटोनिया कहा है। तो इन तीनों नामों को आपको याद में रखना है और ध्यान में रखना है कि कौन से नाम को क्या नाम दिया गया है सेल्डन द्वारा व्यक्तित्व के। तो यहाँ पर आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, युंग ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है? याद रखिएगा युंग के बारे में पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है। 1, 2, 3, 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा होगा 2। अब 2 गुण कौन कौन से हैं? एक है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला होगा। और 2 गुणों के बारे में आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। यहाँ पर उभयमुखी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? हाल ही मैंने आपको बताया कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब आप कहेंगे सर ये उभयमुखी कहाँ से आ गया? देखिए उभयमुखी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों से मिलकर बना, यानी कि इस प्रकार के व्यक्तियों में कुछ गुण अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं और कुछ गुण बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, इसलिए प्रकार 2 ही रहेंगे। लेकिन इन तीनों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो युंग के द्वारा किया गया है, क्योंकि ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी के ही अंतर्गत आता है उभयमुखी। तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट है। हिपोक्रेटस के द्वारा दिया गया, क्रेस्मर के द्वारा दिया गया, सेल्डन के द्वारा दिया गया, या फिर स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का जो सिद्धांत दिया गया वो स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया। यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी वाला होगा। चलिए
समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइम्स ऑफ मेन में व्यक्तित्व को रुचियों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया है। इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो समाजशास्त्रीय आधार पर समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं वो किसके द्वारा दिया गया, स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया। कौन सी पुस्तक में व्यक्तियों को रुचियों के आधार पर जो भी भागों में बांटा गया, अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर, वर्गीकृत किया है। तो याद रखिएगा अपनी पुस्तक टाइम्स ऑफ मेन में। तो आपको यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न बन गए हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने भागों में वर्गीकृत किया है, 4, 5, 6 या फिर 7। तो राइट आंसर होगा हमारा 6 भागों में वर्गीकृत किया है। अब बात आती है 6 भाग कौन कौन से, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक, ये 6 प्रकार बताएं या फिर 6 भागों में वर्गीकृत किया है स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइम्स ऑफ मेन में। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। सैद्धांतिक में सिद्धांतवादी व्यक्ति आते हैं जैसे कि कवि, लेखक। आर्थिक में धन एकत्रित करने वाले व्यक्ति आते हैं जैसे कि व्यापारी, उद्योगपति। धार्मिक के बारे में बात करें तो रहस्यवादी व आध्यात्म प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जैसे कि साधु, पंडित। राजनीतिक के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, नेता, प्रशासनिक कार्य वाले, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, राजनीतिक के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति जैसे कि समाज सेवी। कलात्मक में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, जो सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति होते हैं जैसे कि चित्रकार, कलाकार और प्रकृति प्रेमी। तो सभी के बारे में ना आपको बताया किसमें कौन से व्यक्ति आते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के अनुसार थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ तक आप आ गए हैं 37वें प्रश्न तक, तो 2-3 प्रश्न और देख लीजिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। और अंत में हमें बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने भागों में वर्गीकरण किया है, 3, 4, 6 या फिर 7। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर 3। विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के अनुसार थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकरण किया है या फिर वर्गीकृत किया है। अब 3 भाग कौन कौन से, पहला है प्रत्यक्ष विचारक, दूसरा है सूक्ष्म विचारक, तीसरा है स्थूल विचारक। इन तीनों के बारे में बताऊंगा, इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मोटे तौर पर सबके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रत्यक्ष विचारक। कोई भी व्यक्ति जब प्रत्यक्ष रूप की घटनाओं के आधार पर विचार बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यक्ष विचारक कहते हैं। इसमें कौन से व्यक्ति आते हैं, इसमें पुलिस अधिकारी आते हैं। प्रत्यक्ष रूप की घटनाओं पर आधारित अपने विचार बनाते हैं कौन, पुलिस अधिकारी। अब बात करते हैं सूक्ष्म विचारक के बारे में। वह व्यक्ति जो किसी विषय को गहनतापूर्वक अवलोकन करने के आधार पर विचार बनाता है उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म विचारक कहते हैं। जैसे कि एक न्यायाधीश, एक बार फिर आपको पढ़कर सुना देता हूं। वह व्यक्ति किसी विषय को गहनतापूर्वक अवलोकन करने के आधार पर विचार बनाता है उसे सूक्ष्म विचारक कहते हैं। जैसे कि एक न्यायाधीश क्या करता है, गहनतापूर्वक अवलोकन करता है, उसी के आधार पर अपने विचार देता है। अब बात करते हैं स्थूल विचारक के बारे में। किसी भी व्यक्ति का लाभ एवं हानि के आधार पर विचार बनाना स्थूल विचारक कहलाता है। जैसे कि एक नेता या फिर एक व्यापारी को ही ले लीजिए, ये सभी स्थूल विचारक के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों जो विचारक है, प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक के बारे में मैंने आपको बताया। जाहिर सी बात है आप इन तीनों के बारे में समझ गए होंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय दृष्टिकोण से आपको बताना है कि व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 4, 6 या फिर 7। तो राइट आंसर होगा भारतीय दर्शन की उत्कृष्ट कृति श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 9 में 3 गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला होगा। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला भाग है सात्विकी या फिर सतोगुणी, दूसरा है राजसी या फिर रजोगुणी, और तीसरा भाग है तामसी या फिर तमोगुणी। ये 3 भाग बताए हैं। तीनों के बारे में आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊंगा। लास्ट में एक उदाहरण भी दूंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकोगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, या फिर पहला भाग है
सात्विकी या फिर सतोगुणी, ये व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के अर्थात ईश्वर में विश्वास करने वाले होते हैं, यज्ञानुष्ठान व दूसरों का भला करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। कौन से? सात्विकी या फिर सतोगुणी व्यक्ति। अब बात करते हैं राजसी या फिर रजोगुणी व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति कर्म में विश्वास करते हैं, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और ये सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। कौन? राजसी या फिर रजोगुणी व्यक्ति। अब बात करते हैं तामसी या फिर तमोगुणी व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति सुख प्राप्ति में विश्वास रखते हैं और ये आलस्य की प्रवृत्ति वाले होते हैं और ये अमानवीय व्यवहार से युक्त होते हैं। कौन से? तामसी या फिर तमोगुणी वाले व्यक्ति। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक उदाहरण के बारे में भी आपको बताया था कि एक उदाहरण के तौर पर भी मैं आपको समझाऊंगा। तो उदाहरण इस प्रकार है कि एक बालक सुबह उठने के लिए 4 बजे का अलार्म लगाकर सोता है। अगर वहाँ अलार्म बजने के कुछ समय पहले ही उठ जाए तो उस बालक को सात्विक गुण विद्यमान होते हैं या फिर उस बालक को सात्विक गुण वाला बालक कहते हैं। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि सात्विक वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए दूसरा हम देखते हैं कि अगर वहाँ बालक अलार्म बजने के बाद उठे तो उसमें राजसी गुण विद्यमान होता है। कौन से गुण विद्यमान होते हैं? उसमें राजसी गुण विद्यमान होता है। और अगर वहाँ बालक 4 बजे के अलार्म के बाद भी 6 बजे उठे तो उसमें तामसी प्रवृत्ति अधिक है या फिर वो तामसी प्रवृत्ति का बालक होता है। उसे स्वयं के सुख की प्राप्ति में ज़्यादा विश्वास है। कौन से? तामसी प्रवृत्ति वाले बालक में। तो आशा करता हूँ इस उदाहरण के तौर से आप समझ गए होंगे कि सात्विकी या फिर सतोगुणी व्यक्ति किसे कहते हैं, राजसी या फिर रजोगुणी व्यक्ति किसे कहते हैं, या फिर तामसी और तमोगुणी व्यक्ति किसे कहते हैं। ये 3 प्रकार के या फिर 3 भागों में बांटा है भारतीय दृष्टिकोण से और इन तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ उदाहरण के सहित। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसके बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। अब आपको आधुनिक दृष्टिकोण से बताना है कि व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर होगा हमारा 3। याद रखिएगा भारतीय दृष्टिकोण से भी 3 भागों में बांटा है। विचार शक्ति, कल्पना शक्ति के अनुसार थॉर्नडाइक का वर्गीकरण भी 3 प्रकार का है और यहाँ पर आधुनिक दृष्टिकोण भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। सभी 3 प्रकार के हैं ज़्यादातर, लेकिन जो प्रकार बताए गए हैं वो अलग अलग बताए गए हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति। ये 3 प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया है आधुनिक दृष्टिकोण ने। तो याद रखिएगा भावुक व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए लास्ट प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। आइजैक ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? इंपोर्टेंट हैं। आइजैक के बारे में पूछा गया है कि इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर 4। याद रखिएगा आइजैक ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्वयं विरोधी और समाज विरोधी। स्वयं विरोधी को न्यूरोटिक भी कहते हैं और समाज विरोधी को साइकोटिक भी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हर समय हर घटना में स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं, ऐसे स्वयं विरोधी या फिर न्यूरोटिक व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्ति समाज के नियमों कानूनों को हर समय गलत मानते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज विरोधी या फिर साइकोटिक व्यक्ति होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक जो मैंने प्रश्न आपको पढ़ाए हैं सभी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो जल्दी ही दोस्तों इसके अगले पार्ट मिलेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।